आपने चिकन रोड बस 5 मिनट खेला है। आइए आप लोग को लुसेंट में चैप्टर नंबर 47 में आपको इतिहास बताते हैं। चैप्टर नंबर 47 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सनथो में थी। पुर्तगालियों के वाद विवाद में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन ईस्वी में 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा पहुंचने के बाद डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। वेतन भोगी मीन्स मतलब औद्योगिक वेतन भोगी भोगी मीन्स क्या होता है? क्योंकि वेतन पर रखने वाले व्यक्ति को औद्योगिक वेतन भोगी कहते हैं। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। अगर पूछ दिया कि आप बताइए कि पटना में पहला कारखाना डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब स्थापित किया, तो आप बताएंगे 1632 ईस्वी में। अब आ जाइए कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई, इस लड़ाई में श्रवणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। कोलाचेल की लड़ाई में क्या हुआ कि श्रवणकोर का एक राजा था जिसका नाम था मार्तंड वर्मा, जो कि 10 अगस्त 1741 ईस्वी को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी सेना को उन्होंने हरा दिया था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। अगर पूछा जाए कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था, तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ था, किस कारण हुआ था? कारण यही था कि अंग्रेजों एवं डचों के मध्य एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम है वेदरा युद्ध। इस युद्ध में डच ने हार गया था। इस युद्ध को हार गया था। यहीं से उसका पतन होना स्टार्ट हो गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेजी कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में सबसे पहला अंग्रेज जो गया था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। याद रखिएगा, अगर कोई पूछ दिया कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, तो रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ व्यापारिक कोठी की स्थापना की, तब मछलीपट्टनम में। आप जैसा कि ऊपर पढ़ चुके थे कि डचों का था, डचों का फर्स्ट में मछलीपट्टनम था। यहाँ पर भी अंग्रेजों ने सबसे पहला अगर व्यापारिक कोठी की स्थापना की तो 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर मछलीपट्टनम में। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी।
अगर क्वेश्चन किया जाए कि अंग्रेज को सूरत में कब मतलब व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दिया कब? तो 1613 ईस्वी में। और वो कौन दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। और कौन था अंग्रेज? तो थॉमस एडवर्ड के अधीन। किसके अधीन था? तो थॉमस एडवर्ड के अधीन। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला। आप ऊपर अभी पढ़ चुके हैं ऊपर कि पूर्वी तट पर दक्षिण पूर्वी है ना, दक्षिण पूर्वी तट पर आप पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहला व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोला था, जो कि 1611 ईस्वी में। जबकि पश्चिम पूरब हो गया और पश्चिम वेस्ट पश्चिम तट पर सूरत में यानी कि पश्चिम चला गया यानी कि गुजरात तरफ, तो सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। अगर पूछे जाए तो पहला कब था? 1611 ईस्वी में। कहा था? मछलीपट्टनम में। और दूसरा अगर पूछा जाए तो 1613 ईस्वी में, वो भी सूरत में, पश्चिम की ओर सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित किया 1613 ईस्वी में। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। हाँ, प्रयास तो किया गया था। पहले भी अंग्रेज लोग ने 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी सूरत में खोलने का प्रयास स्थापित करने का प्रयास किया गया था, पर वह सफल हुआ नहीं था। 1615 ईस्वी में अब आ जाइए। सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। 1615 ईस्वी में क्या हुआ था कि सम्राट जेम्स प्रथम जो था, वह सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा था। फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां, जिसे खुर्रम यानी कि शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। क्या हुआ कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, एक गोल्डन फरमान दिया। उस फरमान में क्या था कि जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर दिए देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किला बंद कोटी का निर्माण किया। 1639 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किला बंद कोटी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। इस कोठी का किस नाम से जाना कौन से नाम दिया? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज दिया। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। यही कालांतर में क्या हुआ कि कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना गया। अब आ जाइए 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। 1661 ईस्वी में क्या हुआ कि पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा कहाँ की राजकुमारी थी? पुर्तगाली की राजकुमारी। 1661 ईस्वी में वह ब्रिटेन का जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय कब विवाह हुआ? इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने क्या दिया था? दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। बाप रे! बम्बई प्रदान किया बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने फिर वही जो उसको दान में मिला था
प्रदान किया गया। जैसे उसको शादी विवाह में जैसे दहेज में मिला, दहेज के रूप में जो मिला था, तो चार्ल्स द्वितीय ने उसको क्या किया कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। ईस्ट इंडिया को 10 पाउंड के वार्षिक, यानी कि 1 साल में हमको 10 पाउंड देना है। मतलब किराया लगा दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिम तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। 1687 ईस्वी में क्या किया अंग्रेज ने, पश्चिम तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। अब आ जाइए गेराल्ड ऑन्गियर 1669 से लेके 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। अगर कोई पूछ दिया कि बम्बई शहर की स्थापना किसने की, तो गेराल्ड ऑन्गियर 1669 से लेके 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। बंगाल के जो शासक थे शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे, मतलब इस अनुमति को निशान वहाँ कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, कौन से 3 गांव थे, तो सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव दिए थे। कौन से 3 गांव थे, तो सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। चार्ल्स आयर जो था कि फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता या कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। अगर पूछ दिया कि अच्छा बताइए, तो भारत में जो फ्रांसीसी जो आए थे उसकी प्रथम कोठी कहाँ थी, तो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से भी जाना गया है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। अब आ जाइए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इसका क्या है कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेके 48 ईस्वी में हुआ था। अगर कोई पूछ दिया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो 1746 से 48 के बीच में हुआ। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली और प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बना। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में
मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद आ जाइए। आसफ जंग की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ और 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। हाँ, अनवरुद्दीन अगर पूछा जाए कि अनवरुद्दीन किसके द्वारा मारा गया तो 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। अगला नवाब कौन बन गया? चंदा साहब। अब आ जाइए 1750 में नासिर जंग की फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। अरे यार, 1750 में नासिर जंग की फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चित्रनापली में शरण ले। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। अब आ जाइए कर्नाटक का युद्ध में क्या हुआ था एक नज़र में कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और दूसरा कर्नाटक युद्ध 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पुंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756-1763 ईस्वी के बीच हुआ जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। आपको इस वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि आगे की प्रक्रिया जारी रखें और बनाएं तो आप कमेंट और आगे बनाने की वीडियो को कमेंट करें।